चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप के भी मैं कई सारे पॉइंट बनाऊंगा और आपको उन सबको करते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है एक एक करके। पार्टनरशिप में एक एक करके सारी चीज़ डिस्कस करूंगा। आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, मुझे अभी नहीं पता कि मैं कितने वीडियोस बनाऊंगा, जितने भी वीडियोस बनेंगे कवर होते चलेंगे। सारे वीडियोस पार्ट में होंगे, आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखते हुए चलिएगा। हर एक की अलग प्लेलिस्ट होगी, ठीक। तो आपको अगर पार्ट देखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसमें से देख लीजिएगा। सारे किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप करा किसी पार्ट को तो उतनी चीज़ आपके माइंड से निकल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक। तो अब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए। जो मेरा मेन फोकस है वो सीबीएसई बोर्ड का ही है और मैं उसी को लेते हुए ही पढ़ाता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल सिलेबस है वो कितना है। देखिए हमारे पास टीएस ग्रेवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इन सबको ही मैं क्लियर करूंगा, ठीक। तो एनपीओ के हम पहली सीरीज बना चुके हैं, हमारे पास 1 to 7 सीरीज हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस की भी हैं उसमें। तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आए वो उसे दोबारा देख ले, मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ ले। और अब आती है पार्टनरशिप, ठीक। तो ये वॉल्यूम 1 है। ये वॉल्यूम 1 जो है टोटल 40 मार्क्स की आती है। देखिए टोटल 80 मार्क्स का आपका सिलेबस है, ठीक। 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी आती है एग्जाम में, और 80 में से अगर 40 मार्क्स का ये आ रही है पहली बुक वॉल्यूम 1, तो इसका मतलब एक बड़ा पार्ट है, ठीक। उसके बाद कंपनी अकाउंट 20 मार्क्स की आती है, और एक ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये 20 मार्क्स की आती है। इसको मैंने ऑप्शनल इसलिए रखा है क्योंकि ये किसी किसी स्कूल्स में हम इसकी जगह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग देखते हैं, लेकिन हम इसमें यही पढ़ाएंगे। तो एक एक करके सारे पॉइंट देखते हुए चलते हैं। एनपीओ हम पहले ही कवर कर चुके हैं, अब आते हैं हम पार्टनरशिप पे। तो पार्टनरशिप में हम कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो देखिए पार्टनरशिप में जो हमारे पास सबसे पहला है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक। ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो आगे के कोई भी चैप्टर आप नहीं पढ़ पाएंगे। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो यही चैप्टर पढ़ना है, ठीक। और सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी इसी में ही आते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका नेचर कि गुडविल क्या है, कैसी है, उसे किस तरह से वैल्यू करा जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाता है, कैलकुलेशन बेस्ड है बस। थर्ड जो है वो हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर जैसे हमारे पास 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर हैं, अगर वो अपना कभी इन फ्यूचर प्रॉफिट चेंज करना चाहते हैं, जैसे पहले रेशियो था 3:2:1, अब वो करना चाहते हैं 5:4:3 या कोई और भी रेशियो, तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या इफेक्ट आएंगे सारे अकाउंट्स में, वो हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद ये दोनों आसान चैप्टर है, मतलब एक अगर देखा जाए तो एक कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स हैं। इसके बाद अगर आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पर, तो ये है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो मैं इसमें एक पॉइंट और भी लिखता हूं, क्या, इम्पोर्टेंट चैप्टर, मतलब ये कि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने इसको लिखा है इम्पॉर्टेंट, मैं ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट भी करना चाहता हूँ, ठीक। तो सपोज करिए कि मैं इसको येलो के साथ इसको कलर दे देता हूँ रेड, ठीक, और मैंने इसको भी दे दिया। तो ये दो जो मैंने चैप्टर बताए हैं, ये 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, बड़े चैप्टर हैं, ठीक। तो इन दोनों चैप्टर को आपको ढंग से समझना है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो फिर ये चैप्टर आपके कवर नहीं हो पाएंगे। तो देखिए अगर मैं किसी चीज़ को कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है तो वो वाकई में इम्पोर्टेंट होगा, नहीं तो मैं और भी चैप्टर को इम्पोर्टेंट कह सकता था। इम्पोर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये कि सबसे ज़्यादा टॉपिक इसी में से क्लियर होते हैं, सबसे ज़्यादा टॉपिक इसी में से आते हैं, और इन दोनों चैप्टर को अगर इन दोनों चैप्टर को आपने ढंग से नहीं करा तो ये भी बात पक्की है कि आगे के चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपने एडमिशन नहीं करा तो नो डाउट आपका कभी भी कॉन्फिडेंस जो है वो इन दोनों चैप्टर पे कवर नहीं हो पाएगा, ठीक। अभी आता है रिटायरमेंट और डेथ। देखिए 2020 हमारा ईयर चल रहा है ये, और ये लोग जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है कि आगे या पीछे के साल में देख रहे हो, तो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो 2020 वाला ये वीडियो मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी 2020 वाली ईयर है, ठीक। तो इसमें जो टीएस ग्रेवाल की बुक आई है उसमें रिटायरमेंट और डेथ दोनों अलग अलग चैप्टर बना दिए हैं।
अगर आप कोई और बुक यूज़ करते हो, आप DK गोयल यूज़ करते हो या आप SC शर्मा यूज़ करते हो, तो ये दोनों एक ही चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक, क्यों रखें ये दोनों एक ही चैप्टर में? क्योंकि इसमें 90% सिमिलरिटी है। ठीक, दोनों में 90% सिमिलरिटी। अगर किसी को रिटायरमेंट आ गया तो वो डेथ कर लेगा, और अगर किसी को डेथ आ गया तो वो रिटायरमेंट कर लेगा। दोनों ही एक दूसरे के मतलब एक ही जैसे चैप्टर हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रिटायरमेंट कर ले तो डेथ आसानी से आपका हो जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट चैप्टर आता है डिसोल्यूशन। ठीक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो फर्म चलती रहेगी, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है तो पार्टनरशिप भी खत्म और फर्म भी खत्म। तो उसका डिसोल्यूशन कैसे होगा, इन सब के बारे में हम और देखेंगे। ठीक, इससे पहले कि आप ये सब पढ़ें, मैं आपसे कहूँगा कि आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप एक के बाद एक वीडियो समय पर देखते रहें। मेरी वीडियोस में खास बात यह है कि मैं क्वेश्चन को समझाता भी हूँ, टॉपिक समझाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर 3-4 क्वेश्चन करवाने के बाद फिर नया टॉपिक लेता हूँ, तो इससे आसानी ज़्यादा हो जाती है समझने में। ठीक, अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, ये भी लिख दिया मैंने, रिटायरमेंट एंड डेथ आर सेम इन नेचर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या है? दिस इज द चैप्टर नंबर 1 एंड द चैप्टर नंबर 1 इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए लिखा हुआ ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अब हम देखेंगे नया चैप्टर। तो ये हमारे पास नया चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है, वो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन, कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल्स who have agreed to share of a business carried by on or any one of them। मतलब इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, और या तो वो सारे ही लोग उसके लिए काम करते हैं या उनमें से कोई एक काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक, तो ये तो पहली बात होगी पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, किसी भी बिजनेस को अगर करते हैं तो हम एग्रीमेंट तो करेंगे ही। अब एग्रीमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। क्या? एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। अगर आपने रिटन करा, ठीक, तो सब चीज़ें लिखित है। कभी अगर फ्यूचर में कुछ बात होती है तो आप उसको चेंज, मतलब अगर कभी फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रिटन एविडेंस के बेस पे वो कॉन्फ्लिक्ट या वो जिस भी तरह की कोई परेशानी आई है उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन ओरल में कभी कभी जो है ना, वो थोड़े से डिस्प्यूट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी भी राय यही है कि अगर कभी पार्टनरशिप करो तो रिटन में ही करो। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा है, रिटन है या ओरल है। एक और चीज़ आती है, पार्टनरशिप डीड। ठीक, आपकी बुक में इसमें कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा गया है एक्चुअली में। ये पार्टनरशिप डीड जो है ना, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है मर्केंटाइल लॉ, यानी कि बिजनेस लॉ का। तो लॉ वाला पोर्शन इसमें थोड़ा सा कम ही रहते हैं ये लोग, यहाँ थोड़े न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा रहते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड जो होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो एक एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने इसलिए लिखा है कि अगर किसी स्टैम्प पेपर पे उसको लिखा जाता है, उसके बाद उसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है रजिस्ट्रार के पास, तो उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास रहती है और एक एक कॉपी पार्टनर्स के पास रहती है, कि अगर कभी भविष्य में कोई फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो कोई आदमी बेईमानी नहीं कर सकता, और जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग उसका सेटलमेंट करा जाएगा। ठीक, तो ये काफ़ी फुल प्रूफ तरीका होता है। बिजनेस अगर करो तो पार्टनरशिप डीड से ही करना चाहिए। अब पॉइंट आता है कि साहब पार्टनरशिप डीड तो है, अच्छा ये भी लिखा है मैंने एज पर योर सिलेबस। अच्छा, ये कुछ ऐसी बात नहीं है, अब सिलेबस में है चाहे नहीं है, पढ़ना तो हमें है ही इसे। ठीक है, तो अब ये कुछ देखते हैं हमारे पास, ये कुछ और बड़े अच्छे से पॉइंट मैंने इसमें बनाए हैं पार्टनरशिप डीड को लेकर, है ना। तो देखिए, पार्टनरशिप में जो मेन हमारे कुछ छोटे मोटे पॉइंट होते हैं, एक है पार्टनरशिप डीड और एक है पार्टनरशिप मतलब विदाउट डीड। तो ये विदाउट डीड और ये डीड। तो डीड हमें समझ में आ गई, और जब डीड नहीं है तब भी बात समझ में आ गई। कुछ लोग अगर ओरल कर लेते हैं पार्टनरशिप या एग्रीमेंट कर लेते हैं लेकिन वो डीड नहीं होती,
है ना, रिटन में नहीं होती, रिटन में होती है, ओरल भी होती है, लेकिन वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती, सिर्फ एक एग्रीमेंट ही होता है। तो उस केस में क्या क्या काम करे जाएंगे, देखिए PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अगर कोई भी पार्टनर ये वाली बात कहता है कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे कम चाहिए, मैंने पैसा ज़्यादा लगाया है, मैंने पैसा कम लगाया और डीड नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। लेकिन अगर डीड है तो कैसे करा जाएगा, जैसा कि डीड में लिखा हुआ है। तो देखिए ये वाला पोर्शन तो हम सब में एक ही जैसा मैंने लिख दिया है कि एज पर डीड, एज पर डीड, एज पर डीड, क्योंकि अगर कोई डीड बनी है तो उसमें सारे पॉइंट कवर करे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल लगाई है तो उस पर इंटरेस्ट कितनी दी जाएगी, अगर डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई फर्म से वो पैसा निकालता है, ड्राइंग्स करता है, तो उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करी जाएगी। इस पर दिया हुआ है IOA यानी इंटरेस्ट ऑन एडवांस। एडवांस और लोन एक ही जैसी चीज होती है। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, ठीक, अगर पार्टनर ने कोई फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम की इंटरेस्ट चार्ज होगी, ठीक, जबकि एज पर डीड में, मतलब विद डीड में एज पर डीड के हिसाब से होगा। ऐसी सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी, चाहे वो काम करे, फर्म के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डीड नहीं है तो उसको कुछ भी सैलरी, कोई रिम्यूनरेशन, कोई कमीशन, कुछ नहीं दिया जाएगा। अब एक और पॉइंट है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक, अगर एडमिशन करना है किसी न्यू पार्टनर का तो वो कैसे करेंगे, ठीक, वो तभी होगा एडमिशन जब सारे पार्टनर चाहते हैं एडमिशन हो जाए। अगर एडमिशन के लिए कोई एक भी पार्टनर तैयार नहीं है तो किसी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक टेबल है, आप इसे अपने पास कहीं लिख लीजिए पॉज करके, ये टेबल आपको बहुत काम में आने वाली है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं, मैं फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक, उसको भी हम थोड़ा सा कवर करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि पार्टनरशिप जो है, देखिए ये बड़ा अच्छा सा एक टॉपिक है हमारे पास कि हमारे पास पार्टनरशिप के मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले कि टू और मोर देन, क्या लिखा है, 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स, है ना, मतलब क्या है कि कितने पार्टनर होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो कितने हो सकते हैं इसमें मिनिमम, पार्टनरशिप डीड में कितने पार्टनर्स होने चाहिए, तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि मिनिमम पार्टनर, इसकी थोड़ी हेडिंग चेंज करते हैं, ठीक, तो लिखते हैं रिक्वायर्ड पार्टनर्स, है ना, तो कितने पार्टनर्स हमारे पास हैं। तो मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, मिनिमम पार्टनर हो सकते हैं 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 50। देखिए 2013 एक्ट कहता था, पार्टनरशिप एक्ट 2013 कहता था तो 100 पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन 13 के बाद फिर थोड़ा अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट में आया कि अगर 2014 ये कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, फिर और इसका मेन पॉइंट क्या है कि एग्रीमेंट और डीड क्या होता है, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का क्या मतलब है, लॉफुल बिजनेस का मतलब ये है कि अगर आप पार्टनरशिप करते हो, पार्टनरशिप डीड बनाते हो, तो ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड किसी भी काम के लिए बना लोगे, कोई किसी का मर्डर करना है, किसी को रिश्वत लेनी है तो वो उसके लिए पार्टनरशिप में कर लेगा, नहीं, वो लॉफुल होना चाहिए। आपकी कंट्री में जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप है तो ही वो मानी जाएगी, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, ठीक है भाई। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, और बिजनेस कैरिड बाय ऑन और ऑल, या तो एक करेगा बिजनेस कैरी या सब लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए राइट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट्स ऑफ, तो देखिए 2 और इसमें थोड़े, मतलब थ्योरी का इसमें ज़्यादा काम नहीं है, ये आज का ही जो काम है वही हम थोड़ा थ्योरी का रखेंगे। तो हमारे पास टोटल जो राइट्स हैं वो कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, तो देखो भाई सबसे पहला है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजन, मतलब क्या है कि पार्टिसिपेट कर सकता है कोई भी पार्टनर मैनेजरियल डिसीजंस में। मतलब ये कि कोई पार्टनर है तो कोई दूसरा पार्टनर उससे ये नहीं कह सकता कि अरे भाई आप मीटिंग में मत बैठो या आपका कोई अधिकार नहीं है कोई भी डिसीजन लेने में। तो कोई डिसीजन अगर लिया जाएगा तो सारे पार्टनर्स की सहसम्मति से ही लिया जाएगा। दूसरा आता है हमारे पास राइट टू कंसल्ट अबाउट द बिजनेस अफेयर्स, वो किसी से भी बिजनेस के बारे में बात कर सकता है, ठीक, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी कैंडिडेट हो उससे वो बात कर सकता है बिजनेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या
नेक्स्ट आता है राइट टू इंस्पेक्ट, चेक और कीप अ फोटोकॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी पार्टनर जो है उसका अधिकार है कि वो किसी भी समय पर अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, कोई रोकेगा नहीं उसे चेक करने से। और वो चाहे तो वो उसका फोटो भी खींच सकता है, उसको फोटो स्टेट कराकर फोटो कॉपी करा के भी अपने पास रख सकता है, उसके पास पूरा पूरा अधिकार है इस वाली बात का। उसके बाद राइट टू शेयर इन प्रॉफिट इन बिजनेस। सीधी सी बात है, बिजनेस अगर कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? इसलिए तो कर रहा है कि वो आगे चल के इससे पैसा कमाएगा। तो जो भी कोई प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर मालिक का पूरा पूरा, पार्टनर का पूरा पूरा अधिकार होगा। ठीक, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास कि राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस ट्रीट एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा, ये क्या है कि अगर कोई पार्टनर ने कैपिटल तो दे रखी है, ठीक, लेकिन कैपिटल की भी कुछ कमियां हैं, है ना, तो वो फर्म को ज़रूरत है पैसे की, फर्म चाहती है कि साहब वो पैसा जो है हम बैंक से ले, लेकिन एक पार्टनर है जो काफ़ी पैसे वाला है, उसने कहती ठीक है बैंक से मत लो, जितने इंटरेस्ट में बैंक पैसा दे रही है उतने पे ही मैं दे दूंगा। ठीक, तो ऐसे समय पर चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, वो उस पर इंटरेस्ट लेगा, ये उसका अधिकार है। ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा और ये हमेशा एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक, इसलिए ऊपर मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप में नहीं भी गिवन है, देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% पर एनम का दिया जाता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट क्या कहता है? 6 पॉइंट हमारे पास कहता है कि केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी की कोई एक सिचुएशन आ गई कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि पार्टनर को कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो वो पार्टनर डिसीजन ले सकता है। ठीक, इमरजेंसी, अब इमरजेंसी डिसाइड कैसे होगी? ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि इमरजेंसी डिसाइड कौन करेगा। ठीक, पार्टनर करेगा, एक पार्टनर करेगा, सारे पार्टनर करेंगे, कोई नहीं करेगा, ये सब एक अलग बात है। लेकिन इमरजेंसी की कंडीशन में वो डिसीजन ले सकता है। जैसे सपोज करिए कि मैं अगर इसमें एक बात कहूँ, इमरजेंसी की कंडीशन क्या बन सकती है कि सपोज करिए कि कोई प्रोडक्ट बना हुआ रखा है, वो ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर उस पर पानी गिर जाता है बारिश का तो वो प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा, और हमारे पास कोई रेन सूट ऐसा नहीं है कि जिससे कि कोई प्लास्टिक शीट ऐसी नहीं है कि जिससे कि उसे कवर करा जा सके। और इमरजेंसी में कोई एक पार्टनर उस प्लास्टिक शीट को परचेज करके उसको कवर कर सकता है अपने प्रोडक्ट को, उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इसने परमिशन लेने के लिए मीटिंग बुलाई, ये सब काम करा, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में तो वो सारा का सारा प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए इमरजेंसी कंडीशन पे वो ये काम कर सकता है। ठीक, तो ये हमारे पास आता है इन केस। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनर पेड एनी एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर, यानी कि कोई खर्चा फर्म को करना था, ठीक, लेकिन वो अकाउंटेंट से पैसे लेके नहीं गया पार्टनर, और उस पार्टनर ने उस पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर दिया, मतलब अपने पास से खर्च कर दिया, तो वो क्या करेगा? जो भी कोई पैसा वो खर्च कर रहा है फर्म के लिए, फर्म के खर्चे के लिए, तो वो क्या करेगा? उस पैसे को फर्म से वसूल कर लेगा। ठीक, तो ये हमारे पास पॉइंट आता है। इसके बाद हमारे पास 20 पॉइंट्स हैं। देखिए पॉइंट्स और भी हो सकते हैं पार्टनरशिप डीड के, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आपकी बुक में प्रेस्क्राइब हैं वो 20 पॉइंट्स हैं। तो उन 20 पॉइंट से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। इसमें से करीबन 10-12 पॉइंट तो ऐसे हैं जो बहुत जर्नल पॉइंट हैं, आपको भी याद होंगे। हम एक एक करके उनके बारे में देखते हैं। देखिए पॉइंट्स के बारे में क्यों बताना जरूरी है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एज पर डीड, एज पर डीड, एज पर डीड है। तो डीड क्या है, डीड में क्या क्या लिखा हुआ है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो ये देखते हैं हमारे पास कौन कौन से 20 पॉइंट्स हैं। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए साहब, सबसे पहला जो पॉइंट है मैंने लिखा है, देयर आर मेन 20 पॉइंट्स इन अ डीड, मे बी हायर और लेसर, मतलब कुछ कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 20 पॉइंट है तो 20 की 20 अपनी डीड में लिखो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लिखोगे, जैसे नेम ऑफ पार्टनर, कितने पार्टनर हैं, उन पार्टनर का एड्रेस क्या है। आजकल तो वो पैन कार्ड वगैरह भी लिख लेते हैं ना, तो आप पैन कार्ड वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, फर्म का भी पैन कार्ड बन जाता है, फर्म का पैन कार्ड भी बनता है, फर्म का आधार कार्ड भी बनता है, तो आप वो भी लिख सकते हो उसमें। ठीक, उसके बाद
नेम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी चार्ज होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आईओसी एज पर डीड, ठीक, आईओडी एज पर, तो ये सारे पॉइंट तो आ ही गए। आप ये वाली बात मानो, ये जो हमारे पॉइंट है 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 पॉइंट तो इसमें आ ही गए एज पर डीड में, ठीक। इसके बाद अगर और देखते हैं कुछ पॉइंट, तो 7th पॉइंट हमारे पास बनता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी ऊपर वाला पॉइंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहला पॉइंट था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, ठीक। उसके बाद किसी को सैलरी देनी है, सैलरी रिम्यूरेशन, मतलब अगर देखो सैलरी रिम्यूरेशन एक ही जैसी बात होती है, बस थोड़ा सा नाम बदल दिया जाता है। सैलरी नॉर्मली हम किसी एम्प्लॉय को भी दे देते हैं, लेकिन कभी अगर पार्टनर को दिया जाता है तो उसको रिम्यूरेशन नाम दे दिया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ सैलरी, नथिंग एल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 10th पॉइंट इज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, मतलब 1 अप्रैल से लेके मार्च वाला होगा या 1 जनवरी से लेके दिसंबर वाला होगा, तो ये भी अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं और पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टनर जो है ना, कोई भी ड्यूटी उसको असाइन ही नहीं होगी, ये तो लड़ाई का विषय बन जाएगा। तो पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि भैया तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, जिससे कि आगे कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर कोई रिटायरमेंट होता है किसी का, तो रिटायरमेंट में क्या क्या कंडीशन होंगी, ये नहीं कि उसने कह दिया कोई बात होगी कि ठीक है मैं कल से नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं। रिटायरमेंट जब होगा तो उसमें सारी चीज़ डिस्कस करी जाएंगी, ठीक। एक नोटिस पीरियड दिया जाएगा, उसको पेमेंट किस हिसाब से करना है वो पेमेंट करा जाएगा, ठीक। तो वो सारे क्लॉज जो हैं वो सब लिखे जाएंगे। ऐसी डेथ में क्या है, डेथ में डिसाइड करा जाएगा कि कोई जब वो डेथ होगी तो जो पार्टनर है उसका कोई सक्सेसर पार्टनर अपने बिजनेस को टेक ओवर करेगा, उसके पोर्शन को टेक ओवर करेगा, या वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन होने के बाद उसके सक्सेसर को, उसके एग्जीक्यूटर को वो सारा पैसा दे दिया जाएगा जो उसके हिस्से का बन रहा है। ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी पहले से ही, जिससे कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, जैसे ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, किस तरह का नेचर है ये भी लिखा जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल किस तरह से वैल्यू करी जाएगी, ये पूरा चैप्टर है एक, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके बाद ये 14 पॉइंट हमारे हो गए। मैंने अभी कहा था कि मैंने ऊपर 20 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, तो बाकी की जो पॉइंट है वो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट किस तरह से सेटल करे जाएंगे, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एमंग पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म। देखो ये क्या है कि पार्टनरशिप है तो वो पार्टनरशिप कितने समय के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल के लिए, 10 साल के लिए, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ब्रिज वगैरह बनते हैं ना, तो वो क्या है कि ब्रिज बना काम खत्म, फिर दूसरा ब्रिज बनाएगा फिर काम खत्म, कोई बिल्डिंग बनी उसका काम खत्म। तो वो पार्टनरशिप सिर्फ उसी पीरियड के लिए करी जाती है, उसी टाइम के लिए करी जाती है जितनी देर वो प्रोजेक्ट हाथ में रहता है ना। तो ड्यूरेशन भी हो सकती है, लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है ड्यूरेशन। बैंक ऑपरेशन, बैंक ऑपरेशन का क्या मतलब है कि जब चेक होगा, मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि अगर चेक है तो चेक पे एक पार्टनर के साइन होंगे या दोनों पार्टनर के साइन होंगे, ठीक। तो ये पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, ये सब उसी समय पे लिखा जाएगा। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड बन गई पहली बार तो वो बिल्कुल पार्टनरशिप डीड शुरू में ही बननी चाहिए। आप पार्टनरशिप डीड में अमेंडमेंट भी करा सकते हैं समय समय पर, कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, कोई गवर्नमेंट वैल्यूअर आके असेट को वैल्यू करेगा या आप अपनी मर्जी से वैल्यूट कर दोगे, है ना। तो ये भी एक इसमें पॉइंट है कि वैल्यू किस तरह से करी जानी है, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, एप्रिसिएशन कितना लगाना है, एज पर नॉर्म्स लगाना है या किस तरीके से लगाना है ना ये। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन आदमी कितना पैसा लगाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हम ये वाली बात मानते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास बेसिक थ्योरी है, ठीक। तो आप सबसे पहले इस बेसिक थ्योरी को पढ़ें और इस बेसिक थ्योरी को पढ़ने के बाद इसे समझें। उसके बाद फिर हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे जो इन्हीं सारी बेसिक थ्योरीज के ऊपर है, ठीक। तो आप इसे जरा 5 मिनट बैठ के पढ़िए, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कि उससे हमें समझ में आने लगेगा कि हमारे पास किस तरीके के हमें आगे क्वेश्चन करने हैं।